रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इसे कि 2 मई को तो आ जाऊंगा। अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर। रोहित तुम आ गए? अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ? हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ। हाँ मैं हूँ, तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था अभी कोई खबर आए। आई स्टिल बिलीव। हम इतने फोन लेते हैं, मैं किसी को भी फोन करूँ बोले नहीं वो ठीक है, वो आ जाएगा वापस। रोहित तुम्हारी फैमिली की नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। यू वाज सो गुड टू मी, मेरे इतने प्यारे दोस्त तुम रोहित। भारत में कोरोना का कहर है जारी। बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा चरमराया, लेकिन कुछ मददगार भी सामने। इंसान की जिंदगी दांव पे लगी हो तो उस वक्त हमें यही सेवा बेटर लगी। जान हमने नहीं बचानी, जान तो भगवान ने बचानी है। पाकिस्तान में भी खतरनाक तरीके से पांव पसार रहा है कोरोना। ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है। बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। कैसा था हिटलर का आखिरी दिन, सुनिए विवेचना में। If he couldn't get a victory in Berlin, he wouldn't leave, but he would die in Berlin. He would stay and... शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं BBC हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन फेसबुक और YouTube पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का। और इससे पहले कि मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, पहले मुख्य समाचार। भारत में कोरोना संक्रमण और मौतों के मामलों का हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 3,86,452 नए मामले दर्ज किए गए। इसी दौरान 3,500 लोगों की मौत भी हुई है। 21 अप्रैल के बाद से ही भारत में हर दिन कोरोना के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 1,88,00,000 तक जा पहुंची है, जबकि देश में अब तक कुल 2,08,330 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना संक्रमण से पटना के एक अस्पताल में मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी मौत पर शोक और गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्य सचिव के असामयिक निधन की सूचना मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक के समापन के वक्त मिली। लोकप्रिय टीवी एंकर और एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। 42 साल के रोहित सरदाना ने 24 अप्रैल को ट्वीट करके बताया था कि वो CT स्कैन में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तब उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी हालत बेहतर हो रही है, लेकिन 6 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। चैनल ने जानकारी दी कि उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई।
देश में कोरोना वायरस की स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को कई कड़े निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य कोविड-19 की सूचनाओं के प्रसार पर शिकंजा नहीं कर सकता है। अदालत का मानना है कि नागरिक अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, एक नागरिक या जज होने के नाते ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अगर नागरिक सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायतें बताते हैं तो हमें सूचनाओं पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए। अगर कोई नागरिक बेड या ऑक्सीजन चाहता है और उसे परेशान किया जाता है तो हम उसे अवहेलना मानेंगे। हम एक मानवीय संकट में हैं। भारत में चीन के राजदूत ने ट्वीट करके बताया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहानुभूति संदेश भेजा है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति शी ने कहा है कि वो भारत में कोविड-19 की महामारी की हालिया स्थिति को लेकर चिंतित हैं। चीन की जनता और सरकार की ओर से, साथ ही उनकी ओर से भारत सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदनाएं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल अस्पताल में और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि घर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की कोशिश न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर से उस स्थिति में सलाह लेने की जरूरत है जब दिन में 4 बार 650 mg की पैरासिटामोल दवा लेने के बाद भी बुखार कम न हो। जापान ने कहा है कि वो भारत को 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर्स मुहैया कराएगा। भारत कोरोना महामारी की चपेट में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। भारत में जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने ट्वीट कर कहा कि जब भारत को मदद की जरूरत है तो जापान पूरी तरह साथ खड़ा है। भारत में कोरोना संकट को देखते हुए आज सुबह अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने सहायता सामग्रियों की पहली खेप दिल्ली पहुंचा दी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार ऐसे अगले सप्ताह में भी और विमान आएंगे। ब्राजील में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 3001 लोगों की मौत हुई और इससे पहले अप्रैल के शुरू में देश में महामारी चरम सीमा पर थी और तब रोजाना 4000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही थीं। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो देश के 2 बार अटॉर्नी जनरल रहे। वो पहली बार 1989 से 90 तक और दूसरी बार 1998 से 2004 तक इसी पद पर रहे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब आज का कार्यक्रम। 1 मई से देश भर में 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू हो रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वैक्सीन सेंटर न आने को कहा है। केजरीवाल ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली को अब तक जरूरी वैक्सीन नहीं मिली है। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, सबको लगाएंगे वैक्सीन। अरविंद केजरीवाल की आवाज आप सुन रहे थे। कोरोना वायरस की दूसरी वेव से जूझ रहे भारत के कई शहरों और कस्बों से परेशान कर देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए हैं और विदेशी मदद पहुंचनी भी शुरू हो चुकी है, मगर देश का हेल्थ सिस्टम चरमराता सा नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टरों को चिंता इस बात की भी है कि अभी संक्रमण का पीक आना बाकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में हैं। भारत में जो जमीनी हालात हैं वो डर पैदा कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं, जीवन रक्षक दवाएं गायब हो चुकी हैं और अगर मिल भी रही हैं तो भारी रकम चुकाने के बाद। रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। मरीजों के परिजन जान बचाने की जद्दोजहद में अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता देवीना गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में रात भर जलती चिताएं दिखाती है कि देश कैसे लोगों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगहों में बिगड़ते हालात के कारण अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी हो गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालत भी खराब हो गई है। रोमिला कुमार यहाँ अपनी मां के साथ आई थी। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया था,
मगर बाकियों की तरह उन्हें भी एडमिट होने के लिए घंटों तक अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ा। Since morning we are calling people trying for oxygen. सुबह से ही हम लोगों को ऑक्सीजन और बाकी चीजों के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से माँ बीमार है तब से घबराई हुई हूँ। I have been panicked since so long. भले ही सरकार मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोविड सेंटर बना रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई ला रही है, लेकिन ये इंतजाम अस्पतालों में आ रहे बेतहाशा मरीजों के आगे कम पड़ रहे हैं। अभी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने जरूरी साजो सामान और ऑक्सीजन किट्स भेजी हैं, मगर अभी और मदद की जरूरत है। और तब तक शहर के हजारों बाशिंदों के लिए एक एक दिन बुरा सपना साबित हो रहा है। अनिल दीक्षित कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा नहीं रही बल्कि ध्वस्त हो गई है। भारत में कोरोना के मामले जहां एक और लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि टीकाकरण अभियान अच्छी तरह से चल रहा है और राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जो जमीन पर नजर आ रहा है वो सरकारी दावे से बिल्कुल उलट है। राजधानी दिल्ली समेत अब भी कई जगहों पर लोग अस्पतालों में उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन कुछ लोग मददगार भी हैं। दिल्ली से बीबीसी संवाददाता योगिता लिमाई की रिपोर्ट सुनिए प्रज्ञा से। वो शहर जहां सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं, इलाज नहीं। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में मददगार हर चीज की आपूर्ति में कमी है। भारत में हर सुबह लोग किसी न किसी अपने की मौत की खबर से जाग रहे हैं। पूरा दिन लोग बेसब्री के आलम में फोन पर, ऑनलाइन, यहाँ तक कि सड़कों पर भी ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की गुहार लगा रहे हैं। और इस सब के बीच हम उन लोगों को भी देख रहे हैं जो हर सुबह पीपीई किट पहनकर इस नियत के साथ घर से निकलते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। ऐसे ही एक वॉलंटियर सरबजीत सिंह कई गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस मरीज को आईसीयू में होना चाहिए, लेकिन हालात ने इन्हें यहाँ ला खड़ा किया है। सरबजीत इन्हें फौरी मदद मुहैया कराते हैं ताकि अस्पताल में जगह मिलने तक उनकी जान न चली जाए। इंसान की जिंदगी दांव पे लगी हो तो उस वक्त हमें यही सेवा बेटर लगी कि जो हम कर सकते हैं इस वक्त लोगों को। किसी की जान हमने नहीं बचानी, जान तो भगवान ने बचानी है। प्रथी कौर गिल अपनी मां को लेकर यहाँ आई हैं। बेड कहीं पे नहीं है, ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं है। मैं क्या करूं? कोई मेरे को गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, कोई कुछ हेल्प नहीं कर रही, और कोई क्या करे। हमारा सिर्फ राइट है कि एक वोट देने का। ये शख्स यहाँ आते आते बेहोश हो गया। इन्हें मदद की सख्त जरूरत है। हर सिलेंडर के साथ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हालत स्थिर होते ही अगली जंग शुरू हो जाती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचिए सुबह से शाम तक भी 500 लोगों की तादाद हो जाती है। ये सुबह 5 बजे खाली हुए हैं, ये भी घर नहीं गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगे 10 दिन बीत चुके हैं और ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर तरस रहे हैं। ये भारत की राजधानी का हाल है। दिल्ली का हाल आपने सुन लिया। ऐसे ही हालात देश के दूसरी जगहों पर यानी कि दूसरे शहरों में से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले 8 लाख के करीब पहुंच गए हैं। बीमारी की तीसरी लहर का सामना कर रहे पाकिस्तान में अब तक 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से जान गंवा चुके हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा है कि अगर लोग जल्द न संभले तो हालात भारत जैसे हो सकते हैं। सुनिए पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता शुमेला जाफरी की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी की एक मस्जिद में नमाज हो रही है। जब से रमजान शुरू हुआ है, मस्जिदों में नमाजियों का हुजूम बढ़ गया है और कोरोना केसेस में तेजी से होता हुआ इजाफा भी लोगों को मस्जिदों से दूर नहीं रख पा रहा। मुझे कोरोना से तो बिल्कुल डर नहीं लगता है। ये असल में बात ये यकीन की होती है। बंदा जिस उस पे यकीन करे, अपना माइंड जिस तरह बनाए तो उसी तरह बंदे का वो बन जाता है। लेकिन हमारा इस तरह कोई माइंड ही नहीं है कि कोरोना भी है। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर की लपेट में है, जिसे पहली 2 लहरों से दुगना खतरनाक करार दिया जा रहा है। लाहौर में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है, जहां अस्पतालों का ऑक्यूपेंसी रेट 99% तक हो चुका है, जबकि मुल्क ऑक्सीजन की कमी की तरफ बढ़ रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए सरकार ने स्कूलों, शादी हॉल्स, बाजारों और रेस्टोरेंट्स पर पाबंदियां लगाई हैं,
लेकिन इसके बावजूद कोरोना केसेस में कमी नहीं हो रही। इमरान खान खुद भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वो जूझती अर्थव्यवस्था को देखते हुए न तो पूरा लॉकडाउन करना चाहते हैं और न ही SOPs की खिलाफ वर्जी पर जनता से सख्ती करना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ अपीलें करते ही दिखाई दे रहे हैं। ये पहली 2 पीक से ज्यादा शिद्दत वाली पीक है और ये आई है इंग्लैंड से, और जो इंग्लैंड से जो लोग आए हैं वो लाहौर में आए हैं, जो इस्लामाबाद में हैं, जो पेशावर में हैं, यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। इसलिए बेहतर ये है कि हम अभी से SOPs के ऊपर फॉलो करें। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी साउथ एशिया में सबसे आखिर में हुई। सरकारी तौर पर मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत सुस्त है, इसलिए अब प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई है। बेसिकली मकसद ये था मेरा कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को कोविड से वैक्सीनेटेड कराना चाह रहा था, क्योंकि आई हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन उनकी कवरेज भी अभी मुकम्मल नहीं हुई। पाकिस्तान का हाल आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लेकिन अब जोर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने पर है। संक्रमण पता लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है RT-PCR टेस्ट, और इसी की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है CT वैल्यू। ये वैल्यू ही ये तय करती है कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ये CT वैल्यू क्या है, हम समझते हैं विशाल से। सबसे पहले ये समझना होगा कि RT-PCR टेस्ट क्या है। RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए किसी वायरस के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है। कोरोना एक RNA वायरस है। टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला RNA मरीज के स्वाब से निकाला जाता है, लेकिन RT-PCR टेस्ट से पहले इस RNA को आर्टिफिशियल तरीके से DNA में बदला जाता है। फिर इस DNA में चेन रिएक्शन करवाई जाती है, यानी एक तरह से इसकी कॉपी बनाई जाती है। इस तरह से पता चलता है कि किसी सैंपल में वायरस मौजूद है या नहीं। वायरस होने का पता लगाने के लिए जितनी बार चेन रिएक्शन की साइकिल दोहरानी पड़ेगी, वही होगी CT वैल्यू। CT वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड, ये एक नंबर होता है। ICMR ने कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए ये संख्या 35 निर्धारित कर रखी है, यानी 35 साइकिल के अंदर अगर वायरस मिल जाता है तो आप कोरोना पॉजिटिव होंगे। 35 साइकिल तक वायरस ना मिले तो आप नेगेटिव हैं। प्रक्रिया ऐसी होगी कि पहले 1 कॉपी से 2 कॉपी बनेंगी, फिर 2 से 4 और ऐसे बनती रहेंगी जब तक कि वायरस न मिल जाए। कई लोगों में 8 या 10 साइकिल के बाद ही वायरस मिल जाता है, कई में 30 या 32 के बाद मिलता है। जल्द वायरस मिल जाने का मतलब है कि वायरल लोड ज्यादा है, तभी जल्द पकड़ में आ गया। जब ज्यादा साइकिल के बाद पकड़ में आता है तो मतलब कम वायरल लोड है। आपके टेस्ट में 10 साइकिल में वायरस मिल गया तो मतलब CT वैल्यू 10 है। अगर 30 साइकिल में मिला तो मतलब CT वैल्यू 30 है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि CT वैल्यू जितनी कम, वायरल लोड उतना ज्यादा, और CT वैल्यू जितनी ज्यादा, वायरल लोड उतना कम होगा। लेकिन क्या वायरल लोड ज्यादा होने का मतलब होगा कि मरीज की हालत बिगड़ सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने वरिष्ठ वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट विद्या अरंकल से बात की। वो कहती हैं, ये जरूरी नहीं है कि वायरल लोड ज्यादा है तो मरीज की हालत बिगड़ने का खतरा ज्यादा है। आमतौर पर ऐसा हो सकता है कि जिसका वायरल लोड ज्यादा है उसकी हालत गंभीर हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। कई बार जिनका वायरल लोड कम होता है वो भी गंभीर हो जाते हैं। अगर CT वैल्यू 10 है तो संभावना है कि मरीज गंभीर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि CT वैल्यू 30 वाला गंभीर नहीं हो सकता। माई लैब्स के निदेशक डॉक्टर गौतम वानखेड़े भी BBC से यही कहते हैं कि CT वैल्यू कम आने पर मरीज को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, अगर किसी का CT वैल्यू 12 है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो सीरियस है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। भले ही CT वैल्यू 12 हो या 32, एक जैसी एहतियात बरतनी चाहिए और बराबर सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन बनाए रखना चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि लक्षण होने पर भी RT-PCR टेस्ट कराने पर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, और जब कोई CT स्कैन कराए तो मरीज पॉजिटिव निकलता है। इसका क्या कारण है? वायरोलॉजिस्ट विद्या अरंकल कहती हैं कि इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहला कि वायरस बदल रहा है, नए वेरिएंट को टेस्ट पकड़ नहीं पा रहा। दूसरी बात हो सकती है कि सैंपल लेते वक्त उसमें वायरस बहुत ही कम था, इसलिए रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो ये है CT वैल्यू, जिसे कि आप समझ पाए होंगे। 76 साल पहले आज ही के दिन जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। कैसा था हिटलर का आखिरी दिन? सुनिए रेहान फजल से विवेचना में।
We are interrupting our programs to bring you a news flash. This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. बीबीसी पर यह समाचार 1 मई 1945 को प्रसारित किया गया। इससे पहले जर्मन रेडियो ने भी घोषणा की कि अडोल्फ हिटलर अपनी आखिरी सांसों तक रूसियों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। वास्तव में हिटलर मारे नहीं गए थे, उन्होंने आत्महत्या की थी। जिसमें एक नेत्रहीन मां का जैसे जैसे रूसी सैनिक बर्लिन की तरफ बढ़ते गए, हिटलर और उनके नजदीकी साथियों ने चांसलरी के 50 फीट नीचे बनाए बंकर में शरण ली थी। हुआ क्या है? हिटलर की निजी सचिव रही त्राउदी जुंगा अंतिम क्षणों तक उस बंकर में हिटलर के साथ थी। ऊपर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच ट्रेन आ जाती है। We were sitting in the bunker and the Russians came closer and nearer and we heard. आखिरी 10 दिन वास्तव में हमारे लिए एक बुरे सपने की तरह थे। हम बंकर में छिपे बैठे थे और रूसी सैनिक हमारे नजदीक चले आ रहे थे। हम उनकी गोलीबारी, बमों और गोलों की आवाज साफ सुन सकते थे। मयूर ने चीते की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड के भूमिगत बंकर में ही अपना सारा काम करते और 2-3 घंटे की ही नींद लेते। सिर्फ अपनी कुतिया ब्लॉन्डी को थोड़ी कसरत कराने के लिए वो कभी कभी चांसलरी के बगीचे में जाते, जहां चारों तरफ टूटी हुई इमारतों के मलबे पड़े होते। हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाते थे। Hitler was sitting and waiting for some rescue, but he made very clear that if he could get a victory in Berlin, he would leave, but he would die in Berlin. He would stay. And हिटलर बंकर में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कोई बाहर से आकर उन्हें बचाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने शुरू से ही साफ कर दी थी कि अगर लड़ाई में उनकी जीत नहीं होती है तो वो बर्लिन कभी नहीं छोड़ेंगे और अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेंगे। इसीलिए हमें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सबसे कहा कि अगर आप चाहें तो बर्लिन से बाहर जा सकते हैं, तो उनकी प्रेमिका ईवा ब्राउन सबसे पहले बोली, आपको पता है मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। अपने आप यही बात मेरे मुंह से भी निकली थी। मयूर रेलवे में पॉइंट्समैन के रूप में काम करते उसी दौरान हिटलर के युद्ध उत्पादन मंत्री अल्बर्ट स्पीयर उनसे मिलने और उनको अलविदा कहने उनके बंकर में आए थे। बाद में स्पीयर ने याद किया कि तब तक हिटलर की शख्सियत में बहुत बदलाव आ चुके थे। अफसरों ने कहा कि मयूर ने जो किया वैसी मिसाल दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। He was shaking and he was bent and his clothes were dirty. अपने जीवन के अंतिम हफ्तों में हिटलर की हालत ऐसी हो गई थी कि उन पर सिर्फ तरस खाया जा सकता था। उनका पूरा शरीर हिलने लगा था और उनके कंधे झुक गए थे। उनके कपड़े गंदे थे और सबसे बड़ी बात, उनके मेरे प्रति रुख में कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं उनसे विदा लेने आया था और उन्हें पता था कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझसे कोई ऐसी चीज कही हो जो दिल को छू लेने वाली हो। हिटलर की उस समय की हालत का वर्णन रॉबर्ट पेन ने अपनी बहुचर्चित किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ अडोल्फ हिटलर में किया है। हिटलर का चेहरा सूज गया था और उसमें असंख्य झुर्रियां पड़ गई थीं। उनकी आंखों में चमक और जीवन जाता रहा था। कभी कभी उनका बायां हाथ बुरी तरह से कांपने लगता था और उस कंपकपाहट को रोकने के लिए वो उसे अपने दाएं हाथ से पकड़ते थे। जिस तरह से वो अपने कंधों के बीच अपने सिर को छिपाने की कोशिश करते थे, उससे किसी बूढ़े गिद्ध का आभास मिलता था। उनके पूरे व्यक्तित्व में सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात थी उनकी किसी शराबी की तरह लड़खड़ाती चाल। वो थोड़ी दूर चलते और रुककर किसी मेज का कोना पकड़ लेते। 6 महीनों के भीतर ही वो 10 साल बूढ़े हो गए थे। 27 अप्रैल आते आते बर्लिन पूरी तरह जर्मनी से कट चुका था। Everybody was waiting that Hitler makes suicide, but he had to marry first and to dictate his last will.
हर कोई इंतजार कर रहा था कि हिटलर आत्महत्या करें, लेकिन उनको पहले शादी करनी थी और फिर अपनी आखिरी वसीयत भी डिक्टेट करनी थी। मैं बात कर रही हूँ 28 अप्रैल की। बंकर में अपने अंतिम दिनों के दौरान ही हिटलर ने तय किया कि वो अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी कर उस रिश्ते को वैधता प्रदान करेंगे। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, सवाल उठा कि शादी कौन कराएगा। गोएबल्स को ख्याल आया कि किन्हीं वॉल्टर वैगनर ने उनकी शादी कराई थी। दिक्कत ये थी कि उन्हें ढूंढा कैसे जाए। उनके आखिरी पते पर एक सैनिक को भेजा गया। शाम को बड़ी मुश्किल से उन्हें हिटलर के बंकर में लाया गया, लेकिन वो अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लाना भूल गए। उसे लेने वो दोबारा अपने घर गए। रूसियों की भयानक गोलाबारी के बीच मलबे से अटी पड़ी सड़कों से होते हुए वैगनर वापस हिटलर के बंकर में पहुंचे। उस समय शादी की दावत शुरू होने वाली थी और हिटलर और इवा ब्राउन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। हिटलर ने गोबल्स और इवा ब्राउन ने बोरमन को अपना गवाह बनाया। रॉबर्ट पेन आगे लिखते हैं, शादी के सर्टिफिकेट पर हिटलर का हस्ताक्षर एक मरे हुए कीड़े की तरह दिख रहा था। इवा ब्राउन ने पहले शादी से पहले वाला अपना नाम ब्राउन लिखना चाहा। उन्होंने उसका पहला अक्षर बी लिख भी दिया था, लेकिन फिर उन्होंने उसे काटा और साफ साफ इवा हिटलर ब्राउन लिखा। गोएबल्स ने मकड़ी के जाले से मिलता जुलता हस्ताक्षर किया, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर लगाना नहीं भूले। सर्टिफिकेट पर तारीख लिखी थी 29 अप्रैल, जो कि गलत थी क्योंकि शादी होते होते रात के 12:25 हो चुके थे। कायदे से उस पर 30 अप्रैल लिखा जाना चाहिए था। शादी के बाद भोज में बोरमन, गोबल्स, माग्दा गोबल्स, जनरल क्रेप्स, जनरल बर्गडॉफ, हिटलर की 2 निजी सचिव और उनका शाकाहारी रसोइया भी शामिल हुआ। इवा हिटलर के स्वास्थ्य के लिए सबने जाम उठाए। इवा ने काफी शैंपेन पी ली। हिटलर ने भी शैंपेन का एक घूंट लिया और पुराने दिनों के बारे में बात करने लगे जब वो गोबल्स की शादी में शामिल हुए थे। फिर अचानक उनका मूड बदल गया और वो बोले, सब खत्म हो गया, मुझे हर एक ने धोखा दिया। अपने जीवन के आखिरी दिन हिटलर ने कुछ घंटों की नींद ली और तरोताजा उठे। अक्सर ये देखा गया है कि मौत की सजा पाए कैदी अपनी मौत से पहले की रात चैन की नींद सोते हैं। नहाने और शेव करने के बाद हिटलर अपने जनरलों से मिले। उन्होंने कहा कि अंत नजदीक है, सोवियत सैनिक किसी भी क्षण उनके बंकर में घुस सकते हैं। रॉबर्ट पेन लिखते हैं, हिटलर ने सलाह दी कि जहर का परीक्षण उनकी प्रिय कुतिया ब्लॉन्डी पर किया जाए। परीक्षण के बाद हासे ने हिटलर को रिपोर्ट दी। परीक्षण सफल रहा। ब्लॉन्डी को मरने में कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, पर हिटलर की खुद इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं हुई। मरने के बाद ब्लॉन्डी और उसके 6 पिल्लों को एक बक्से में रखकर चांसलरी के बगीचे में लाया गया। पिल्ले अभी तक अपनी मां के स्तनों से चिपके हुए थे। तभी ओटे ग्वेंशे ने उन्हें एक एक करके गोली मारी और उस बक्से को बगीचे में ही दफना दिया गया। भोजन के बाद हिटलर आखिरी बार अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने बिना उनके चेहरे को देखे उनसे हाथ मिलाए। उनकी पत्नी इवा ब्राउन भी उनके साथ थी। उन्होंने गहरे नीले रंग की पोशाक और ब्राउन रंग के इटालियन जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई पर हीरो से जड़ी प्लैटिनम की घड़ी बंधी हुई थी। फिर वो दोनों कमरे के अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हेंस लिंगे को पता ही नहीं चला कि हिटलर ने कब अपने आप को गोली मारी। उनको इसका पहला आभास तब हुआ जब उनकी नाक में बारूद की हल्की सी गंध गई। रोकस मिश हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर थे। कुछ सालों पहले उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अचानक मैंने सुना कि कोई हिटलर के अटेंडेंट से चिल्लाकर कह रहा था, लिंगे लिंगे। शायद हिटलर नहीं रहे। शायद उन्होंने गोली की आवाज सुनी, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसी समय हिटलर के निजी सचिव बोरमैन ने सबको चुप होने के लिए कहा। हर कोई फुसफुसाकर बात कर रहा था। तभी बोरमैन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। मैंने देखा हिटलर का सिर मेज पर ढलका हुआ था। इवा ब्राउन सोफे पर लेटी हुई थी और उनके घुटने उनके सीने तक मुड़े हुए थे। उन्होंने गाढ़े नीले रंग की पोशाक पहनी थी जिस पर सफेद रंग की फ्रिल लगी हुई थी। मरते मरते शायद उन्होंने अपना हाथ फैलाया था, जिसकी वजह से वहां रखा फूलों का वाज गिर गया था।
मैं इस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद लिंगे ने हिटलर के शव को कंबल में लपेट दिया और वो उसे लेकर इमरजेंसी दरवाजे से ऊपर चांसलरी के बगीचे में आए। बॉर्मन ने इवा ब्राउन के शव को अपने हाथों में उठाया। रोकस मिश्र याद करते हैं। जब वो हिटलर के शव को मेरे पास से लेकर गुजरे तो उनके पैर नीचे लटक रहे थे। किसी ने मुझसे चिल्लाकर कहा, जल्दी ऊपर आओ, वो लोग बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। इस दृश्य को हिटलर के अंतिम दिनों के सभी साथी बंकर के दरवाजे से देख रहे थे। जैसे ही उनके शवों में आग लगाई गई, सभी ने हाथ ऊंचे कर हेल हिटलर कहा और वापस बंकर में लौट गए। उस समय तेज हवा चल रही थी। जब लपटें कम हुई तो इन पर और पेट्रोल डाला गया। 2.5 घंटे तक लपटें उठती रही। रात 11 बजे ग्वेनशे ने एसएस जवानों को उन जले हुए शवों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जब सोवियत जांचकर्ताओं ने हिटलर और उनकी पत्नी के अवशेषों को बाहर निकाला तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वहां एक डेंटल ब्रिज इस संक्रमण के जाल को तोड़ने के लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान दें। चिकित्सक के लिए अनावश्यक रूप से दूसरों के संपर्क में आने से बचिए कि वो डेंटल ब्रिज हिटलर के ही थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। इस विवेचना पर बहुत सारी टिप्पणियां मेरे सामने हैं, जिसमें कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस विवेचना को पहले भी सुन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना। इस विवेचना का हमने प्रसारण किया है और कुछ लोगों ने और भी कहा है कि क्या आपके पास प्रादेशिक समाचार सुनिए। चीजें नहीं थी। पहले मुख्य तो समाचार। बड़ी कठिन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड 15,853 मामलों की पुष्टि। पटना से 2,844 नए संक्रमित मिले। और राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जताई गहरी संवेदना। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल अपनाने और सभी के लिए टीका निःशुल्क करने का परामर्श दिया है। कोविड की स्थिति से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये सुझाव दिया। साथ ही पीठ ने टीका की खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों पर यह नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह किस राज्य को कितना वैक्सीन उपलब्ध करवाती है। यह व्यवस्था केंद्र के नियंत्रण में होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी पूछा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन लोगों का निबंधन कैसे करवाएगी जो निरक्षर हैं या जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी। साथ ही पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में आम नागरिकों की शिकायतों को दबाया नहीं जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि हमें लोगों की आवाज सुननी चाहिए। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोविड से कई सरकारी कर्मियों की मौत हो चुकी है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का आज निधन हो गया।
वे कोरोना संक्रमित थे और उनका पटना के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार सिंह इस साल 27 फरवरी को राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए थे। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ने अरुण कुमार सिंह का अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ करने की घोषणा की है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पवंत का आज निधन हो गया। वे कोविड से संक्रमित थे और उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले पुष्पवंत देश के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय RNI नई दिल्ली में सहायक प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थापित थे। उन्होंने दूरदर्शन समाचार पटना और आकाशवाणी समाचार रांची में समाचार संपादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार के जाने माने पत्रकार सुकांत नागार्जुन का आज निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और हाल में कोविड संक्रमित भी पाए गए थे। सुकांत नागार्जुन के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति जाबिर हुसैन की पत्नी का भी आज कोविड से निधन हो गया। रोहतास के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पीयूष श्रीवास्तव और सारण जिले के पानापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर जगदीश आचार्य गोस्वामी का आज कोविड से निधन हो गया। प्रदेश में आज कोविड के रिकॉर्ड 15,853 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यह एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना से भी सबसे अधिक 2,844 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 7 अन्य जिलों से भी 500 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हुई है। गया से 1,203, नालंदा से 881, मुजफ्फरपुर से 638, पूर्णिया से 613, पश्चिम चंपारण से 573 और समस्तीपुर से 500 मामले दर्ज किए गए हैं। देश भर से आज कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,97,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त भी हुए। वहीं इसी अवधि में 3,498 लोगों की मौत हुई है। स्वस्थ होने की दर 81.99% है, जबकि मृत्यु दर 1.11% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षणविहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना से पीड़ित वैसे रोगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन्हें एक अलग कमरे में रहना चाहिए और घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा उन्हें एक ऐसे कमरे में अकेले रहना चाहिए जो हवादार हो और उन्हें हर समय 3 सतहों वाला मास्क का उपयोग करना चाहिए। रोगियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी निगरानी खुद करें और लगातार ऑक्सीजन का लेवल मापते रहें। अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही करें और किसी भी हालत में इसका उपयोग घर पर नहीं करें। इन दिशा निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को डिस्चार्ज तभी माना जाएगा जिस दिन उनकी कोरोना की जांच की गई हो, उस दिन से कम 10 दिन पूरे हो गए हों या उन्हें 3 दिनों तक कोई बुखार नहीं आया हो। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बिना लक्षण वाले लोगों को 10 दिन का समय समाप्त होने के बाद कोरोना जांच की कोई जरूरत नहीं है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शेष समाचार। एक मिनट अद මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? හොඳ වෙලාවට පුතාට හොඳ අදහසක් ඉක්මනටම ආවා. ඔයාට මේ පැලයි යවන්නත් හොඳ වෙලාවක්. නේ අම්මේ සර්ෆ් එක්සෙල් තියෙනවනේ. සර්ෆ් එක්සෙල් තද ඉඳුල් පැල්ලන් යවන්න උනත් වෙලාවෙන් භාගෙරි.